जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा। चलो, वेरी गुड। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो एक सिंपल सी स्कीम है जिसके बारे में हम लोग जो है वो सबसे पहले कवर करेंगे, देखेंगे। और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में आपको एक आइडिया है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या होता है। इस टॉपिक को भी कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। राइट टू बी फॉरगेटन, ये भी टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया था। आई थिंक जुलाई में हमने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया था, तो इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। राइट टू बी फॉरगेटन, ये 2-3 बार ये टॉपिक आ चुका है, आपको शायद याद आ रहा होगा कि वो एक्टर थे जो कि इसमें रोडीज में हमें देखने को मिले थे। तो उन्होंने ये लास्ट टाइम जो है वो इस प्रकार की एक पिटीशन फाइल करी थी कि पूरी हर जगह से इंटरनेट से इनकी वेरियस तस्वीरें जो है वो हटा दी जाए। राइट, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो उसी से रिलेटेड है, एक और किसी और ने भी इसी प्रकार की पिटीशन जो है वो फाइल करी है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। 2-3 बार ये टॉपिक आ रहा है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता गया है। इसके अलावा जुडिशरी कोर्ट्स के लिए एक सेपरेट सिक्योरिटी फोर्स की क्यों आवश्यकता है। तो आपको पता होगा कि अभी शायद आपने फॉलो अप लिया होगा। झारखंड के अंदर एक जज जो है उनकी हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा, पीछे से टेम्पो वाला आया था और उसने क्रैश किया था। तो वो एक इशू हम लोग को देखने को मिला है। और कोर्ट में वैक्सीन को बढ़ाने से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सॉरी, वेकेंसीज को बढ़ाने से रिलेटेड, सॉरी। वही मुझे लगा कि यार ये क्या, वैकेंसीज को बढ़ाने से रिलेटेड। राइट। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट रीफर्बिश्ड जीन बैंक हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। राइट। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, पेपर 2 के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। RODTEP योजना, तो इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम का फुल फॉर्म है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है? छूट। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज और टैक्सेस की छूट की ये योजना हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप मुझे बताओ कि कौन से प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर सरकार जो है वो छूट देगी। सोचो, एक लॉजिक वाली चीज है इसमें। सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कौन से प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर सरकार छूट देगी। कोशिश करो इस चीज को बताने की, समझने की। क्योंकि ये समझ गए तो गेम इज ओवर, गेम इज फिनिश्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लिखा आपने प्रीति सिंह जी ने कि जिसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जिस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमें, तो ऑब्वियस सी बात है उसी पर ही तो सरकार छूट देगी ना। और किस पर देगी? जिसका ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, जिसका प्रमोशन करना है सरकार को, उसी पर तो डिस्काउंट देगी, है कि नहीं? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये वाली जो चीज है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, तो इसके लिए 12,494 रुपए एलोकेट किए गए। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। राइट। और इसमें 75% ऐसे प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ट्रेडेड है, और 65% इंडिया का एक्सपोर्ट हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इस स्कीम के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। राइट। 2020 में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। उस समय रिप्लेस किया गया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को। राइट, जो कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है उसको कंप्लाई नहीं करती थी। तो अब ये जो नई स्कीम जो लाई गई है, ये WTO के नियम को कंप्लाई करती है। राइट। और एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिल जाएगा जो भी वो ड्यूटीज वगैरह भरते हैं, पे करते हैं। राइट, उस मामले में। राइट। और इंश्योर किया जाना है कि डोमेस्टिक टैक्सेस जो है वो मतलब वो सभी जितने भी टैक्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जिसको सरकार प्रमोट करना चाहती है उस पर वो प्रोडक्ट्स के जिन भी लोगों ने ऑलरेडी ड्यूटीज पे कर दी है, टैक्सेस पे कर दिए, वो उनको रिफंड जो है वो मिल जाए, इवन ग्राम पंचायत तक को। ये वाली चीज यहाँ पर फोकस की जा रही है। और देश के बाहर भेजे जाने वाले जो माल पर 0.5% से 4.3% की छूट जो है वो दी जा सकती है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। राइट। और लोएस्ट रेट ऑफर किया गया चॉकलेट्स पे, टॉफीज पे, ये सब चीजें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए सब। राइट। और बाकी स्टील, फार्मा, केमिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो इनका बहुत अच्छे से होता है बिना किसी इंसेंटिव के। तो ये वाली चीज सिर्फ इंसेंटिव के लिए लाई गई है। राइट, इंसेंटिव परस्पेक्टिव से, और कुछ नहीं। सिर्फ इस स्कीम के अंदर आपको एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए
कि ये जो स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, पहली बात तो उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और यही सिर्फ चीज ध्यान में रखनी है कि सरकार यहाँ पर फोकस कर रही है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो, और वो प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट नहीं होते, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। जैसे आप इन प्रोडक्ट की कैटेगरी भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कि ये चॉकलेट्स हो गई, टॉफीज हो गई, राइट, ये मिठाई वगैरह हो गई, शुगर से जुड़ी हुई जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, शुगर कंपोनेंट्स वगैरह, राइट, यार्न्स हो गए, फाइबर्स हो गए, राइट। तो ये सब चीजें, राइट, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। सिंपल सा, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है, तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा इससे रिलेटेड। अब देखिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, विदेशी अधिकरण। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में क्या होता है, यानी कि ये ट्राइब्यूनल मतलब ये कोर्ट है। बताओ जरा मुझे कि क्या होता है इस कोर्ट के अंदर। आपको मैं ये वाली टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूं, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है। जिनको नहीं भी पता है तो वो भी एक आइडिया लगाओ कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस वर्ड को सुन के क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि इस वर्ड को डिकोड कर लिया तो 50-75% टॉपिक, 50 to 75% टॉपिक इज फिनिश्ड। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक ऐसी कोर्ट जहां पर, अगर सिंपल अपन इसको सुने तो ऐसी कोर्ट जहां पर फॉरेनर्स के मामले सुने जाते हैं, राइट। बट इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो जो भी लोग इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, राइट, इलीगल तरीके से, जिनके पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है इंडिया में रहने की, तो उनको जब हमारी फोर्स जो है वो अरेस्ट करती है तो उसके बाद उनकी पेशी इस कोर्ट में होती है। ये कोर्ट जो है वो फाइनली डिसाइड करती है कि सामने वाला व्यक्ति फॉरेनर है कि नहीं है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऐसी कोर्ट जो कि डिसाइड करेगी सामने वाला व्यक्ति फॉरेनर है कि इंडियन है, बस। बिल्कुल आपने सही मेंशन किया, सभी लोगों ने आपने, कि फॉरेन के केस देखे जाते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। एनआरसी से बाहर हो चुके जो लोग हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उनकी सुनवाई यहां पर होती है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉजी जुडिशियल कोर्ट। तो देखिए गाइस, अभी बताया जा रहा है कि आसाम सरकार के राजनीतिक विभाग, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे राज्य पुलिस की सीमा शाखा, जो राज्य पुलिस जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, स्टेट पुलिस, इसकी बॉर्डर विंग जो है, इसको विदेशी विषयक अधिनियम 1946, मतलब कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या फॉरेनर्स एक्ट 1946, इसके तहत गोरखाओं के खिलाफ कोई मामला विदेशी अधिकरणों को नहीं भेजने का आदेश दिया। मतलब आसाम पुलिस ने यह बोला है कि आप अगर किसी गोरखा को अरेस्ट करते हो या गोरखास को अरेस्ट करते हो तो आपको उन्हें जो है वो वहां पर नहीं भेजना, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में नहीं भेजना, क्योंकि गोरखास जो है वो इंडिया के ही बताए जा रहे हैं, इंडिया की ही कम्युनिटी बताई जा रही है। तो क्लियरली इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी है, राइट, यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बॉर्डर विंग का काम क्या होता है? बॉर्डर विंग का काम होता है कि डाउटफुल सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना। अब डाउटफुल सिटीजन, जैसे कि अभी अपनी लिस्ट बनाते हैं, एनआरसी की लिस्ट भी बनी थी जिसके साथ आगे डी लिख दिया था, डी, यानी कि डाउटफुल सिटीजन है, मतलब ये ऐसा सिटीजन है कि जिसके बारे में अभी पता नहीं है, डाउट है कि फॉरेनर है कि नहीं है, क्योंकि उसके पास उतने पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि ये साबित कर दे कि वो इंडियन सिटीजन है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और आपको गुरखास के बारे में या गोरखास के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाउ मेनी गुरखास आर देयर इन स्टेट, हमारी कंट्री के अंदर कितने गुरखास हैं। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 5 लाख से भी ज्यादा गुरखास हमें देखने को मिलते हैं, राइट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर इन्हें आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के तौर पर जो है वो लाया गया था। और 22,000 गुरखास जो है वो ड्राफ्ट नेशनल रजिस्टर सिटीजन जो हमें देखने को मिलता है 2019 में जो पब्लिश हुआ था, तो उस समय उन्हें हटा दिया गया था, यानी कि इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, राइट। और केसेस लगभग 2500 गुरखास के हम लोग को देखने को मिल रहा है, पेंडिंग है, कुछ नहीं तो 100 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है आसाम के। तो अब इनके पूरे केसेस जो है वो हटाने की बात की जा रही है, मतलब इनको कहा जा रहा है कि हाँ ये वैलिड है, मतलब कि ये लोग जो है वो इंडियन सिटीजन ही है, इनको इनके खिलाफ जो है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में कार्रवाई ना की जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स कौन होते हैं तो मैंने आपको बता दी, ये डीएफ इस प्रकार से मार्क रहता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में इनके नाम के आगे, राइट। जो भी लिस्ट तैयार की जाती है तो डीएफ डाउटफुल, सॉरी ये डिक्लेयर्ड फॉरेनर है ना, सॉरी मैंने डाउटफुल फॉरेनर्स के आपके बारे में बताया। तो वैसे ही जैसे डाउटफुल फॉरेनर जो होता है ना, डी जिसके आगे लगा दिया जाता है, और जिसके आगे डीएफ लग गया मतलब कि वो डिक्लेयर्ड फॉरेनर है, मतलब कि अब सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने जो है वो फॉरेनर घोषित कर दिया कि वो इंडिया का सदस्य नहीं है, उसने अपनी सिटीजनशिप जो है वो प्रूव करने में वो फेल हो गया है। तो इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी कि इसको जिस जगह से ये आया है उस जगह का आइडेंटिफाई करके उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है।
तो ये हो गया एक तो डाउटफुल फॉरेनर और डिक्लेयर्ड फॉरेनर, ये दो चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। डिक्लेयर्ड मतलब डिक्लेयर हो चुका है वो फॉरेनर, राइट। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल आपको पता है कोर्ट हम लोग को ये देखने को मिलती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। किस कानून के तहत इसे बनाया गया था, तो कानून भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 और फॉरेनर्स एक्ट 1946, इसके तहत जो है वो इन बॉडीज को बनाया गया है। इस बॉडी के अंदर कौन लोग रहते हैं गाइस, तो देखो इसमें एडवोकेट हो सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए और एटलीस्ट 7 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया हो, राइट, एक एडवोकेट। और साथ ही साथ रिटायर्ड या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते हैं आसाम जुडिशियल सर्विसेज के, या फिर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, एसीएस ऑफिसर्स के हम लोग को आसाम सिविल सर्विसेज के हम लोग को देखने को मिलेंगे। इनकी रैंक जो होनी चाहिए वो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी की होनी चाहिए, और इनके पास एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो कॉजी कॉजी जुडिशियल का हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। और कौन इस प्रकार के ट्राइब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो इसने अमेंड किया था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को, और अब पावर दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, राइट, कि वो एक कॉजी जुडिशियल बॉडी यानी कि ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जो कि डिसाइड करेगी कि एक पर्सन इलीगल रह रहे हैं एज अ फॉरेनर के तौर पर इंडिया में कि नहीं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने की पावर जो है वो आज की डेट में किसके पास है, तो आपको ये ध्यान में रखना है गवर्नमेंट के पास भी है, सेंटर के पास भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी है, क्योंकि इनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर को एक्सटेंड किया गया है, राइट, एक ऑर्डर के थ्रू। ये वाला पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब कौन अप्रोच कर सकता है, तो पहले के केस में सिर्फ और सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही अप्रोच कर सकती थी, बट आज की डेट में एक इंडिविजुअल भी इस फॉरेनर में अप्रोच कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट बस आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पूछ लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इस टॉपिक में, तो आई डोंट थिंक डाउट होना चाहिए, कई बार इस टॉपिक को अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन थोड़ी क्लियर दिख रही होगी। आप सभी लोगों को जैसे ऊपर वाला हिस्सा जो है ना स्क्रीन का, मेरे ख्याल से वो नहीं दिख रहा होगा, पहले ऊपर वाला भी वो हिस्सा दिखता होगा। आज शायद आपको स्क्रीन ज्यादा बेटर दिख रही होगी। आज थोड़ा चेंज किया है मैंने, और बड़ी शायद स्क्रीन दिख रही होगी मोबाइल में, मतलब पूरा स्पेस जो है वो कैप्चर हो रहा होगा। चलिए अब देखते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। ये मैं स्पेशली इसमें एप्लीकेशन के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी यूट्यूब के लिए तो थोड़ी मेहनत कर ली जाती है टीम के द्वारा, टीम को भेज देता हूँ, वो क्रॉप करके आपको प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी फॉरगेटन नाम से जन्मा रहा है भैया, भुलाए जाने का अधिकार, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है और गूगल से कहा है कि गूगल जो है वो एक पिटीशन पर रिस्पॉन्ड करे। दो बिजनेसमैन ने एक पिटीशन लगाई है, इन्होंने राइट टू बी फॉरगेटन की डिमांड करी है। इन्होंने कहा है कि इनके कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है, तो उनको जो है वो डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। पिटिशनर ने ये चीज कही है, आर्ग्यू किया है कि इनको कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी जो है वो कर दिया गया है, बावजूद इसके कि इनके खिलाफ जो है वो काफी सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि इनको हॉन्ड करते हैं, परेशान करते हैं, जो कि गलत इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ अपन ने डिस्कस भी किया था, मेरे ख्याल से उन एक्टर का नाम आशुतोष था, वो वाली चीज हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने भी इस प्रकार की एक पिटीशन जो है वो फाइल करी थी कि उनके आर्टिकल जो है वो कर दिए जाए, रिलीज कर दिए जाए, राइट। तो ये राइट टू बी फॉरगेटन हम लोग को देखने को मिलता है। ये राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है, आप जानते हैं राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो और ये किसका हिस्सा राइट टू प्रिवेसी है, तो ये चीज ध्यान में रखना। पुट्टू स्वामी केस, मैं अक्सर आप लोग को बोलता हूँ कि आपको केस वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पुट्टू स्वामी केस प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। राइट टू प्रिवेसी एक बड़ा मामला, बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसमें जिक्र है, राइट, इसका राइट टू बी फॉरगेटन का इसी के अंडर आएगा। और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में जो है वो बात की गई है, राइट। राइट टू प्रिवेसी जो है ये गवर्न की जा रही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत, जो कि अभी तक हालांकि पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं की गई है, राइट। अब राइट टू बी फॉरगेटन में होगा क्या कि सामने वाले व्यक्ति का जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको डीलिंग कर देना, लिमिट कर देना, डिलीट कर देना, राइट, या फिर सुधारना, करेक्ट करना, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब मेन इशू इसका हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो डेटा जो है वो जो ऑनलाइन डला हुआ है वो कितना सेंसिटिव है, वो खुद वो स्वयं व्यक्ति वो डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगी एक अथॉरिटी, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये वाली चीज जो है वो काफी इसके अंदर कंसर्न वाली, चिंता वाली बात भी है। जैसे कि आप सोचिए ना, कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें ऑफेंडिंग के तौर पर देखने को मिलती हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी
चीजों में बुरा मान जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, राइट। कुछ लोग को फर्क नहीं पड़ता, राइट। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, बट काफी सारे लोग अभी भी पत्थर नहीं बने इस प्रिपरेशन में, बट पत्थर बनना जरूरी है। आप जब तक पत्थर बनोगे इस प्रिपरेशन में, तब आपको जो है वो इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। पत्थर का इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि इस प्रिपरेशन के दौरान सामने वाला व्यक्ति कोई भी कुछ भी बोल ले। कई लोग ऐसा भी उकसाते हैं, बोलते हैं कि यार यार तू तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तेरे लिए तो ये बैंक की और ये एसएससी के एग्जाम तो चुटकी के हैं, तू तो तुरंत निकाल लेगा, राइट। तो इस प्रकार से बोलते हैं, और आपको रियलिटी पता है कि यार ये एग्जाम के बोर्ड जो है वो अलग है, उन एग्जाम्स की अलग प्रिपरेशन होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार सभी एग्जाम के फॉर्म भरो, सभी सभी देते जाओ लगातार, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। आप भी जानते हो वाली चीजें, आपको बस शांत रह के अपनी तैयारी करना है। कोई कितना ही बोले, कोई भले ही आपने मे बी शायद अभी आप अपने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट पे क्यों ना होंगे, सामने वाले ने आपको कई बार बोला होगा कि अरे अब छोड़ दे यार, प्रिपरेशन क्या करेगा, छोड़ रहने दे, बोला होगा। आपको उनकी नहीं सुनना है, पत्थर बनना है आपको, राइट। तो आपको मतलब कुछ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि बेटा बहुत कठिन पढ़ाई है, मत करना, बड़ा टाइम देना पड़ेगा, बहुत कम ही लोग जो है वो उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। यू ऑल्सो नो द रियलिटी। कुछ लोग रोने रोने बैठ जाते हैं, कि डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे भैया उनने ऐसा बोल दिया हमें, वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले, उसमें क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेवकूफों की तरह। तो आपको इस तरीके का काम नहीं करना, आपको एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी डेवलप करना है। ऑफिसर समय समय पर रोते नहीं है, आप आने वाले कल के ऑफिसर हैं। और कौन से ऑफिसर की बात कर रहे हैं? जो डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है, कलेक्टर, राइट। तो वो बनना है आप। अब राजा कभी रोता है क्या? नहीं रोता है। तो आपको उस तरीके का काम नहीं करना है। कभी भी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे रो मत, अपने आप को कठोर बना लो। तो वैसे ही इस केस में अब किसके लिए क्या चीज सेंसिटिव है, वो तो पर्सनली एक इंसान जानता है ना। अब उसकी सेंसिटिविटी डिफाइन करेगा एक अथॉरिटी, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो दिस इज द मेन इशू। आरजी मम्मी कहती है, कोई भी कहते हैं कि यूपीएससी मत मत करो, उनकी नजरों में मत करो। बोलो कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम वेले बैठे हुए हैं, चले आओ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। बोलो कि हमें तो घूमना है बाहर, हम तो घूमने जा रहे हैं, जाके पढ़ो लाइब्रेरी। एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया के सामने सब कुछ आ जाएगा। दुनिया के सामने कुछ नहीं बताना है, अभी नहीं बताना है प्रिपरेशन के दौरान, सिलेक्शन के बाद देखो फिर जलवे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बस इसके अंदर देखने को मिलती है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो बताएगा कि सामने वाले के उसको रिमूव करना है या नहीं करना है, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है इसके अंदर, जो मेन इशू वाला पॉइंट है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। राइट टू बी फॉरगिवन में पुट्टा स्वामी, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट टू प्राइवेसी वाला। आज भी काफी कम लोग आए हैं इस एग्जाम में। चाहिए कंसिस्टेंसी यार, जो इस एग्जाम में कंसिस्टेंट है वो खेल जाएगा, जो कंसिस्टेंट नहीं है वो नहीं खेल पाएगा। लोग सोचते हैं कि हम जो है वो, कई बार लोगों के दिमाग में रहता है कि 2x की स्पीड में कवर कर लेंगे पूरी की पूरी चीजें। खाना कभी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देना, बहुत तेज तेज खाना शुरू कर देना, 5 मिनट के अंदर पूरी, मतलब एक रोटी पूरी गोल घुमा के मुंह में भर लेना, मजा आएगा? ना मजा आएगा, ना हेल्थ सही रहेगी। तो इसलिए ऐसा काम, कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा काम करने से फायदा मिलेगा, बट वो उल्टा हो जाता है। जितनी तेजी से चीज आएगी उतनी तेजी से भूल भी जाओगे। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं और लोगों को लगता है कर लेंगे, बट इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी बनाओ यार। कंसिस्टेंसी जो बनाएगा वो गेम जीतेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। कोई बात नहीं प्रीति जी, नेटवर्क नहीं आता जब भी आएगा बाद में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये लाइव क्लास में आओ या हमेशा अटेंड करो। मैं ये कहता हूं कि अटेंड करो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप सुबह कुछ और पढ़ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने पास तो करीब 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स ये लाइव में हमारे पास हैं, और 150 से ज्यादा, और ओवरऑल पूरी लाइव क्लासेस में, और वैसे अगर बात करें तो 250-300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने पास हैं। बट अटेंड करने वाले स्टूडेंट लाइव कम हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैं वही कहता हूँ कि मैंने कहा यार, जब आप सर्विस ले रहे हो तो सर्विस का अच्छे से उपयोग करो ना। और दूसरी बात, कुछ लोग कि मैं अभी भी आलस है, क्योंकि हमें नहीं उठ पाते आज 6 बजे, 8 बजे से पहले तो नींद ही नहीं खुलती। लवासना में उठाएंगे फिर क्या करोगे? लवासना जाना है तो फिर
सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि यार कुछ सेक्रीफाइस भी ना करें और मिठाई भी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब किसी ने लाइफ में कुछ भी पाया है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके पाया, और सिविल सर्विसेज का एग्जाम सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस मांगता है, एग्जैक्टली दो। एक तो टाइम दो, उसको टाइम तो देना पड़ेगा। जो इंसान टाइम देने के लिए रेडी नहीं है तो वो स्किप कर सकता है प्रिपरेशन, क्योंकि इस प्रिपरेशन में टाइम जरूरी है। ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, टाइम तो देना पड़ेगा। ये सोच लो कि यार घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है बॉस। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर अगर आपको तैयारी करनी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। एंड अगर मैं कहूँ तो 4 घंटे 6 घंटे सफिशियंट है, बट इतना तो देना पड़ेगा। इतना मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। इतना टाइम तो इस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिलेबस भी ह्यूज है, बुक्स आपको पढ़नी है। आप सोचो कि बुक भी ना पढ़ें, टाइम भी ना दें, सिर्फ ऐसे ही कवर हो जाए चीजें, कुछ शॉर्टकट वीडियो आधे आधे घंटे की वीडियो देखकर चीजें कवर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर भूल जाइए। सर यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी का वॉयलेशन, कैसे वॉयलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा वॉयलेशन, राइट टू प्रिवेसी का कैसे वॉयलेशन हो रहा है? सामने वाले व्यक्ति के जो इंफॉर्मेशन जो डली हुई है नेट पे, तो ऑब्वियसली बात है सार्वजनिक इंफॉर्मेशन ही होगी, जैसे कि न्यूज की बाइट हो गई, कुछ मीडिया हो गई, राइट। अब जैसे कि अब ये मान के चलो उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डल गई होगी, तो फिर वो उसको कैंसिल करवा सकता है। और मतलब जैसे कि कैंसिल करवा, यहाँ पर बात हो रही राइट टू बी फॉरगेटन। कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो हो सकता है कि सार्वजनिक पब्लिक हम लोग को देखने को मिले, वो नहीं चाह रहा कि कुछ भी रहे उसका अकाउंट में। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। राजीव जी देखो, एक चीज होता है, एक पर्सनल डेटा होता है और एक पब्लिक डेटा होता है। जैसे कि मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ये पब्लिक डेटा है। मैं अपनी पर्सनल जानकारी दूंगा तो वो मेरा पर्सनल डेटा होगा। जैसे काफी सारे लोग ब्लॉग शूट करते हैं, अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को रेगुलर बेसिस पर दिखाते हैं, है कि नहीं? तो उनको तो मजा आता है उस चीज से। अब एक व्यक्ति उसकी पर्सनल लाइफ कोई दिखा दो, जैसे कि मैं इस टाइप का इंसान हूं, मैं मतलब आप लोग से, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, काफी सारी अपनी पर्सनल चीजें शेयर करता हूँ, बट रियलिटी में मैं वैसा नहीं हूँ। मतलब कि रियलिटी में मैं ज्यादा अपने बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप कभी मुझे इंडिविजुअली अप्रोच करोगे अपने बारे में बात करने में, कभी नहीं बताता। मैं बोलता हूँ कि भैया पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, बट सेशन वगैरह के दौरान पढ़ाते पढ़ाते कुछ इंसिडेंट्स में आपको बता देता हूँ अपने। तो वो वाली चीज है, जैसे कि वही सेम चीज, मतलब आप पर्सनल और जो पब्लिक डेटा है उसमें डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो। आपको उसमें डिफरेंशिएशन रखना है। आप देखो, अब किसी ऑब्वियस ही बात है, किसी के कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा पर्सनल डेटा हो किसी का, राइट, कि जो कि अवेलेबल हो गया ऑनलाइन में, तो वो तो फिर एप्लीकेशन वगैरह देके कोर्ट वगैरह में केस करके हटवा भी सकता है, तो उसके लिए वो तो हट जाएगा तुरंत, राइट, पर्सनल डेटा। बट वही चीज है ना, यहाँ पर सेंसिटिविटी की बात हो रही है, ना कि पर्सनल डेटा और पब्लिक डेटा की, या प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा की, राइट। उसकी बात नहीं है, सेंसिटिविटी की बात है। और सेंसिटिविटी कहां पर आती है? जब कोई पब्लिक डेटा हो, राइट, पब्लिक इंफॉर्मेशन हो, तो उसमें सेंसिटिविटी की बात आ जाएगी, राइट। तो ये चीज है। अब देखो, सेपरेट सिक्योरिटी फोर्स की क्यों आवश्यकता है? तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि झारखंड का एक इशू सामने आया था, आपने आपने भी शायद वीडियो देखा होगा, वो बहुत खतरनाक था। दिन दहाड़े हमें देखने को मिला था कि हत्या हुई थी, राइट, मर्डर हुआ था एक जज का, राइट। तो अभी रिसेंट पास के केस हम लोग को देखने को मिला है, दिन दहाड़े, डे लाइट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जांच करी खुद से सुओ मोटो, राइट, कि अटैक्स हो रहे हैं जजेस के ऊपर। कुछ पिटीशंस वगैरह भी आई इससे रिलेटेड कि बेटर प्रोटेक्शन जो है वो जुडिशरी को मिलनी चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज है। और कोर्ट ने केंद्र को बोला, केंद्र का ओपिनियन मांगा कि भैया एक सेंट्रल सिक्योरिटी आउटफिट जो है वो तैयार की जाए। जिस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हम लोग को देखने को मिलती है, वैसे ही कोर्ट्स और जजेस की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से फोर्स जो है वो तैनात की जाए, तैयार की जाए, राइट। और लेटेस्ट सुनवाई में यूनियन गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा इसके बारे में बात करें, तो उन्होंने बोला कि यार ये एडवाइजेबल नहीं है कि एक अलग से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बनाई जाए, राइट। और सिक्योरिटी जो होनी चाहिए कोर्ट्स की, वो स्टेट्स का मामला होना चाहिए, मतलब कि वो स्टेट्स के ऊपर निर्भर होना चाहिए, मतलब स्टेट का दायित्व होना चाहिए, एक प्रकार से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोर्ट को जो है वो करे, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। क्योंकि इन्होंने बोला कि एक तो स्टेट जो है वो पुलिस सब्जेक्ट हम लोग को, मतलब पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, लिस्ट 2 के अंदर आता है। कौन सी लिस्ट होती है? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, किस पर्टिकुलर उसके अंदर आती है, शेड्यूल के अंदर? बताओ जरा, कौन से शेड्यूल के अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आती है? बताइए जल्दी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 7 शेड्यूल हमें देखने को मिलता है, राइट। और जो प्रॉब्लम जो हम लोग को सिक्योरिटी की देखने को मिल रही है, वो स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी वेरी करती है। किसी स्टेट के अंदर ज्यादा खतरा हो जजेस को, किसी में कम हो,
राइट, ऐसा भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ऐसा इन्होंने केंद्र ने कोर्ट को बोला। और स्टेट पुलिस जो है उसके पास ज्यादा मतलब वो है होगी, मतलब कि ज्यादा, मतलब उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनके पास वो ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उस क्षेत्र की पुलिस को, राइट, कि इस क्षेत्र में कितना खतरा हो सकता है जज वगैरह को। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। तो इन्होंने, मतलब केंद्र ने सीधे सीधे बोल दिया कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कोर्ट को और जजेस को सिक्योर करने की। तो ये पूरा मामला चला था जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इस मामले में कोर्ट ने जो है वो क्या कहा, तो काफी सारी स्टेट जो है गाइस उन्होंने इवन एफिडेविट भी फाइल करना मतलब समझा नहीं, मतलब बॉदर नहीं किया कि वो एफिडेविट भी फाइल करे इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड कोर्ट्स की, राइट। और दूसरे जो स्टेट ऐसी थी तो जिन्होंने एक लेजी पिक्चर जो है वो अपनी दिखाई, राइट, काफी लेजी हम लोग को देखने को मिली पूरे अरेंजमेंट्स को बताने के लिए कि कोर्ट की वो किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो कर रही है, राइट। और कोर्ट अलाउड द स्टेट टू फाइल देयर एफिडेविट इन 10 days सब्जेक्ट टू पेइंग 1 लाख ईच एज द कॉस्ट। कोर्ट ने ये कहा कि आपको जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर एफिडेविट जो है वो फाइल करना है, नहीं तो फिर 1 लाख रुपए हर एक स्टेट को जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कोर्ट ने इवन वार्निंग भी दी है चीफ सेक्रेटरीज को कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो अगर स्टेट सही तरीके से एफिडेविट फाइल नहीं करती है तो स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज जो है उनको बुलाया जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो इसकी क्या आवश्यकता है, तो देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंटीग्रल पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट हम लोग को नजर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर बताओ जरा, अभी मैंने आप लोग को पॉलिटी की क्लास में भी रिसेंटली पढ़ा है बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक की, किसके अंडर आता है ये, मतलब कब ये बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था, कौन से केस में डिसाइड किया गया था। 1973 केशव नंदा भारती केस। बट इस केस तक पहुंचने के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसका जो इवोल्यूशन हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो एक रूट के थ्रू जो है वो गया हुआ है। तो आपने अगर पॉलिटी की क्लास अटेंड करी होगी तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो आज ही रिवीजन कर लेना, पूरे रूट को देख लेना। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, लक्ष्मीकांत में एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक सेपरेट चैप्टर है। आप लोग उस चैप्टर में पहला ही पैराग्राफ, जैसे चैप्टर शुरू होता है वैसे ही एक हेडिंग शुरू होती है, इवोल्यूशन। तो आप वो इवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो पूरा पेज जो है वो पूरा कवर कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इस बार पूछा जाएगा आपसे, इस बार या अगली मतलब 2022 में ये बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केशव नंदा भारती केस तो इस बार इंपॉर्टेंट हो ही गया है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो वो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, मतलब अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर अगर कार्य करेगी तो बेटर तरीके से, ऑब्वियस ही बात है कि निष्पक्ष तरीके से जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करा पाएगी, जस्टिस डिलीवर कर पाएगी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। बट अगर जुडिशरी ही सिक्योर नहीं है, उनको अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ी डिफिकल्टीज जो है वो आएंगी। इवन अगर आप खुद देखो ना कि कई कई बार केसेस में जो मुजरिम जो होते हैं वो सोचते हैं कि इस जज ने मुझे सजा दी है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो जज की सोचो कि कितनी जान के ऊपर बनी आती है जज की, राइट। तो इस प्रकार की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, राइट। और अगर वो डरे हुए होंगे तो फिर वो सही तरीके से अपना कार्य जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली चीजें हैं कुछ जिसको फोकस किया गया। और कोई भी इन्फ्लुएंस होगा जुडिशरी के ऊपर, उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट हम लोग को फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर देखने को मिलेगा। निष्पक्ष कार्रवाई न्याय की, उस पर हमें देखने को मिलेगा। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है वो किसी भी प्रकार के प्रेशर से फ्री होती है, किसी भी प्रकार के। और यही इसी चीज की आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। बट अगर जज ही अगर प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, वो ही अगर उनको ही अगर उनकी जान को, उनकी फैमिली की जान को खतरा होगा, तो फिर जस्टिस डिलीवरी में भी हम लोग को कहीं ना कहीं इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। और जजेस को वैसे भी धमकियां कई बार जो है वो मिलती है, कोर्ट के अंदर भी, इवन कोर्ट के बाहर भी, राइट। तो उनको हमेशा डर रहता है कहीं ना कहीं से उनकी, क्योंकि वो एंटी सोशल एलिमेंट से हमेशा डील कर रहे होते हैं ना। आपको एक मुजरिम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुजरिम है, उसको अगर जज ने सजा दे दी, अब कल को उसने ठान लिया कि नहीं जज ने मुझे सजा दी, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर ये वाली चीज हो जाएगी ना, डिफिकल्टीज। तो ये चीजें हैं, इसी को देखते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कोर्ट ने बोला कि भैया सिक्योरिटी बढ़ाई जाए जजेस के लिए और कोर्ट्स के लिए। तो ये एक टॉपिक था जो कि मेंस के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसके अंदर हमें दो चार पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिले, राइट। चलो अब आगे की बात करते हैं। यहां तक तो आई डोंट थिंक कि कुछ इशू हुआ होगा, कोई कुछ चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसको समझना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज, बहुत रिक्तियां हम लोग को देखने को मिल रही है आज की डेट में कोर्ट के अंदर। तो वैकेंसीज बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है
गवर्नमेंट जो है उसका एटीट्यूड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है इस प्रकार का है। लैके डाइसिकल, लैके डाइसिकल एक वर्ड है आप लोग के लिए, वोकैबुलरी, राइट, कि मतलब जो सरकार का जो एटीट्यूड है वो उस पॉजिटिव तरीके का हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है कि वो जल्दी से जल्दी वैकेंसी जो है वो बढ़ाए। तो इस प्रकार का मतलब इसका एटीट्यूड हम लोग को देखने को मिल रहा है, आलस भरा, बिल्कुल आलस भरा इसका एटीट्यूड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि वो जो होता है ना कि एकदम एक्टिव एटीट्यूड नहीं है इसका गवर्नमेंट का। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस प्रकार की चिंता जो है वो व्यक्त करी है, राइट, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हम लोग को भारी मात्रा में हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में देखने को रही है। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, अगर वैकेंसीज होंगी मतलब कि कहीं ना कहीं जजेस जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। अब जब जजेस फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर बर्डन आएगा, किसका, केसेस का बर्डन आएगा। केसेस का बर्डन आएगा तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो क्वाइट पॉसिबल कि वो सही तरीके से अपना जजमेंट ना दे पाए, क्योंकि ऑफिशियल को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब आप मुझे बताओ कि आईएएस ऑफिसर को, बात को समझना, आईएएस ऑफिसर नहीं, आईएएस ऑफिसर में भी अपन बात करते हैं डीएम को, कलेक्टर की बात करते हैं, या फिर आईपीएस की बात करते हैं, इसमें भी अपन बात करते हैं लेट्स से आईजी, डीआईजी, एसपी। आप मुझे बताओ कि ये सब ऑफिसर्स को इतने पर्क्स क्यों मिलते हैं, क्यों इनको, जैसे ये वाली जो मैं आपसे चीज पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो कि जैसे कि आप सभी लोग बनना चाहते हो, कुछ आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ आईपीएस बनना चाहते हैं, है ना। आप मुझे लेट्स से आप एक ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर को क्यों, जैसे कि ऑफिसर है उसको क्यों घर के लिए धोबी मिलता है, कपड़े प्रेस करने के लिए एक कपड़े प्रेस करने वाला मिलता है, गेट खोलने के लिए एक वो मिलता है, एक अलग व्यक्ति मिलता है, ड्राइवर मिलता है, क्यों इतनी सारी फैसिलिटीज दी जाती है एक आईएएस ऑफिसर को। डॉक्टर जो कि लोगों की जान बचाते हैं उनको क्यों नहीं दी जाती, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। डॉक्टर भी तो इंपॉर्टेंट है, वो तो लोगों की जान बचाता है, उसको इतने पर्क्स क्यों नहीं मिलते हैं जितने की इनको मिलते हैं, कलेक्टर को मिलते हैं। बताओ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है इस चीज में, आप क्या क्या सोचते हो आप इस चीज में, क्यों मिलता है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम क्रैक करेंगे तो मिल जाएगा क्या, ऐसा क्या है कि जो इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है, ऐसा क्या है। तो डॉक्टर के लिए ड्यूटी अच्छे से नहीं करे डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर ड्यूटी अच्छे से नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कुछ है कि डॉक्टर को मतलब जैसे आईएएस को इसलिए दिया जा रहा है कि आईएएस अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, ऐसा कुछ, और डॉक्टर को नहीं दिया जा रहा मतलब डॉक्टर फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्यूटी अच्छे से करे या ना करे। अब आप मेरी बात अब समझोगे, आप अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो आप समझोगे, स्ट्रेस फ्री, इस इतना एग्जाम, ऐसा एग्जाम निकाल के सामने वाला व्यक्ति कलेक्टर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, जिसमें रोज स्ट्रेस झेलता है वो, तो और अपनी ड्यूटी में रोज स्ट्रेस झेलता है, तो स्ट्रेस फ्री का तो सोचो ही मत। जब आप ऑफिसर बन जाओगे आपके सामने भीड़ रहेगी, ऐसे लोगों की भीड़ रहेगी जो कि मारने के लिए वो रहेंगे, उजागर रहेंगे। तो स्ट्रेस के लिए तो बोलो ही मत, स्ट्रेस का है ही नहीं रोल इसमें। आप स्ट्रेस शायद इसलिए बोल रहे हो कि जुडिशरी के अंदर स्ट्रेस की अपन ने बात कर ली, राइट, स्ट्रेस का रोल ही नहीं है, बोलो, स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा ना, स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा। वो सर्विस ही ऐसी है जो कि स्ट्रेस वाली, और ये एग्जाम की प्रिपरेशन ही ऐसी है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर स्ट्रेस में डालती है। मैं बताता हूँ, कहीं पर इंफॉर्मेशन आई है कि किसी इलाके पर दंगे होने वाले हैं, बात को मेरी बहुत ध्यान समझना, ये सब नहीं, इसलिए नहीं कि स्ट्रेस कम करना है इसलिए ऐसा वैसा, ये फालतू बात है। बात सटीकता को समझो, आप इस एग्जाम में प्रिपरेशन, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपका दिमाग खुलेगी। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं इस एग्जाम में सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको दिमाग को खोलना है, मतलब चीजों को प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है। कहीं पर दंगे हो रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन आई आपके पास रात में 2 बजे, आप कलेक्टर हो कि सर यहाँ पर दंगे हो गए, आपको तुरंत वहां से उठ के जो है वो ऑफिस में पहुंचना है। आप उठोगे, आपने देखा कि आपके कपड़े प्रेस नहीं, आप कपड़े प्रेस करोगे, आपने देखा आपका गेट लॉक है, आप गेट खोलोगे, आपने देखा कि आपको गाड़ी जो है वो स्टार्ट करके जाना है, आप वो करोगे, तो क्या हो रहा है इसमें, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दे वांट यू ओनली थिंक अबाउट कि कैसे सिचुएशन को टैकल करें। जैसे ही आपके पास फोन आया, आपका दिमाग तुरंत इसमें चलना चाहिए, यू हैव टू टैकल द सिचुएशन, सिर्फ इसमें चलना चाहिए, यू हैव टू टैकल द होल सिचुएशन। वहीं से जहां से आपने फोन रखा वहां से आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में शुरू होगा, आप सिर्फ वॉक करते रहोगे, आप वॉक करते करते जाओगे, ऑटोमेटिकली पूरा आपके शू वगैरह भी पॉलिश हो जाएंगे, आप बाहर भी निकल जाओगे, गाड़ी में ही बैठ जाओगे, सिर्फ आपको वॉक करते हुए चलना है। और उतनी देर में पूरा काम जो है वो आपके लिए अरेंजमेंट पूरी, मतलब आपके लिए पूरा वे जो है वो ओपन रहेगा।
कि आप सिर्फ एक ही चीज सोचो कि मुझे ये दंगे को खत्म कैसे करना है। जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करो, आपके पास पूरी अरेंजमेंट रेडी होनी चाहिए, फ्रॉम योर होम मतलब टू योर ऑफिस। ये इस रूट में ही पूरा आपका दिमाग जो है उस फोन को रखते से ही चलना शुरू हो जाना चाहिए। दिस इज द रीजन कि दे गेट सच काइंड ऑफ पर्क्स, सच काइंड ऑफ सर्विसेज। बात समझ रहे हो? तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रिपरेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज क्या है वो समझो। आप खुद सोचो ना, अपने आप को इमेजिन करो कि कल को अगर आपके पास कोई फोन आएगा रात में ऑफिस से कि सर यहाँ पर दंगे हो गए, आपको उस दंगे को टैकल करना है, तो खुद गाड़ी चला के जाओगे क्या, या फिर गाड़ी की पीछे की सीट पे बैठकर एनालिसिस करोगे कि यार किस तरीके से इस मामले को जो है वो कंट्रोल किया जाए, कौन सी यूनिट जो है वो कहां पर हम लोग को अलॉट करनी है। और इस प्रिपरेशन में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके लिए प्रायोरिटी जो है वो आपकी प्रिपरेशन है। रेस्ट इज वेस्ट ऑफ टाइम। रेस्ट जितनी भी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम है। और इवन जैसे कि अपन ये वाली चीज भी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज कि आप लोग प्रिपरेशन स्टेज पे हो, आप लोग को बताना बार बार इस प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस बताना, इस रूट पर डायरेक्टली लेकर जाना, चलवाना कि ये रूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो आ जाओ। वैकेंसी हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी जो है हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोग को हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल के अंदर देखने को मिलती है, राइट। और उसके बावजूद भी इस पर कोई जो है वो कार्य जो है वो किया नहीं जा रहा। सेंटर का डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है हाई कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंटमेंट्स वगैरह को लेकर। तो ये अल्टीमेटली जितने भी डिस्प्यूट्स है एक्चुअली में कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑल्सो, तो उसमें भी बहुत देरी हो रही है। जैसे हम लोग फोकस करते हैं ना, जैसे कंपनी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि कंपनी का डिस्प्यूट अगर चलेगा तो उस डिस्प्यूट के कारण काफी सारे लोग अफेक्टेड होंगे, राइट। क्योंकि उस कंपनी में जॉब करने वाले लोग अफेक्टेड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो जीडीपी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। वेरियस फैक्टर्स इसके साथ इंक्लूडेड। क्या पता उस कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक के लिए बैड बैंक या बैड लोन जो है वो होता जा रहा है। ये वाला इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज है। रीजन क्या है वैकेंसीज का हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों में, हायर या लोअर जुडिशरी दोनों दोनों में, तो सिस्टमैटिक डिफेक्ट हम लोग को अपॉइंटमेंट की प्रोसेस का देखने को मिलता है। इवन एग्जाम्स भी जो है वो फ्रीक्वेंटली कंडक्ट नहीं किए जाते। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब एग्जाम के थ्रू अगर ये जुडिशरी का मामला है, और इवन जैसे कि अगर हम इसकी भी बात करें, सिविल सर्विसेज की भी बात करें, अब जो कट ऑफ भी जो होता है ना, तो वो भी डिसाइड किया जाता है, मतलब सिर्फ इसको देखकर नहीं कि किसने हाईएस्ट स्कोर किया है। इवन उस जैसा होता है ना कि कितने लोग बैठे हैं और उस हिसाब से जो ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो उसमें ये मतलब नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर जो है वो टफ आया, सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला जो था, लेट से कि उसके 100 में से 25 मार्क्स ही आए, ठीक है। अब 25 वाले को तो एंट्री मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी जो है वो डिसाइड करेंगी अथॉरिटीज, यानी कि सिविल सर्विसेज की। अब वो भी क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस एग्जाम के अंदर उनको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि जो कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहा है, उनको कैपेबिलिटी भी चाहिए कि भैया उसके अंदर कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है इस एग्जाम को वो करने की, राइट। इसलिए तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो भी उसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, राइट। क्योंकि वो ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करता है, क्योंकि पढ़ाई तो सब करके आए। अब जिसने प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस क्रैक किया, उनके पास है नॉलेज। बट सामने वाले के पास, अगर सामने वाले से सवाल पूछ लिया गया कि आप जैसे कि दंगे वाली सिचुएशन में किस प्रकार से चीजों को हैंडल कर सकते हो, अगर उनके अंदर वही चीज नहीं है, या फिर कभी आकर मतलब उनको अथॉरिटीज मतलब जो बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स, तो उनको पता लग गया कि अरे ये तो करप्टेड हो सकता है आगे चल के, उनको वो चीज रिफ्लेक्ट हो गई बिहेवियर में, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रिजेक्ट करेंगे, फिर वो मार्क्स नहीं देंगे। फिर अगर सामने वाले व्यक्ति ने जी जान लगा के मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी रैंक आ जाएगी, बट टॉप रैंक तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि टॉप रैंक के लिए दोनों तीनों फैक्टर जो है वो का इंपॉर्टेंट रखना बहुत जरूरी है। मतलब सभी एग्जाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लोग बाग कई बार प्रीलिम्स के एग्जाम में मेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो मेंस रुक जाता है। कई बार सिर्फ मेंस को जो है वो इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, राइट। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्ट्स ध्यान में रखना है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले जी जान नहीं लगाते, क्योंकि इस एग्जाम में रिवीजन चाहिए अल्टीमेटली, राइट। तो ये सब इस तरीके से तैयारी करना जरूरी है। तो यही वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। कई बार मेरिटोरियस कैंडिडेट जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो मिल नहीं पाते हाई कोर्ट्स वगैरह को, आर ऑफन अनेबल टू फाइंड इनफ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंसीज एडवर्टाइज। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। मेरिटोरियस कैंडिडेट नहीं मिल पाते, ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल पाते जिनके पास कैपेबिलिटीज हो, राइट। तो वाली चीज है। और सुस्त रवैया हम लोग को वैकेंसीज की भर्ती का देखने को मिलता है, तो इसलिए बढ़ती जा रही है, राइट। और अनक्लियर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी हम लोग को देखने को मिलता है। डिफिकल्टीज आती हैं कोऑर्डिनेट करने में हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। कई बार ऐसे भी मामले हमें देखने को मिलते हैं जो कि
कोर्ट में अटके रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का ही केस मान देख लो आप, एमपीपीएससी का भी कितने देर बाद जो है, कितने समय बाद जो है वो रिजल्ट इसका रिलीज किया था इन लोगों ने, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको ठीक करने की, जिसको सुधारने की जो है वो आवश्यकता है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कोई भी अभी तक इंपैक्टफुल रिफॉर्म जो है वो नहीं लाया गया जिसको लाने की आवश्यकता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट रूम से लेकर जजेस के रेसिडेंस तक का भी हम लोग को एक मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सब भी वजह है जिसके कारण से इतने जो वैकेंसीज जो है वो फिल नहीं हो पा रही है, केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बर्डन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीजें, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो पेंडेंसीज वगैरह जितनी भी है केस की जो बढ़ रही हैं, तो उसको बढ़ाने, जैसे मैंने आपको बताया ना, जहां पर भी प्रॉब्लम है वहीं पर ही सोल्यूशन है। तो पेंडेंसी अगर बढ़ रही है, तो पेंडेंसी बढ़ेंगी तो ऑब्वियस बात है वैकेंसीज के थ्रू ही वो रिजॉल्व हो सकती है, राइट। और वैकेंसीज में मतलब कि जजेस वगैरह को रिक्रूट करो, और आज के डेट में वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी जॉब जो है वो कम होती जा रही है, राइट। और इसी को ही सही करने की आवश्यकता है कि इसको अगर सही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि दिक्कतें बढ़ती जाएंगी लगातार, राइट। तो ये सब चीजें, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं, कॉमन नेचर वाली चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताइए। और ज्यादा केस लोड रहेगा तो सही टाइम पर केस जो है वो डिलीवर नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ जस्टिस हैम्पर होगी। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन को आवश्यकता है कि वो रिक्रूट करें नेसेसरी स्टाफ को जजेस को असिस्ट करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट्स बनाए और प्रोवाइड करें स्पेस उनके लिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्टेट का काम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेनली फोकस करना, और रिक्रूटमेंट को जो है वो फास्ट कर देना, राइट। और तो इससे जो है वो ऑटोमेटिकली फायदा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो अभी जो इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे फटाफट, राइट। तो ये वाली चीज है, बस और कुछ नहीं है इस पर। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। आरबीआई गाइस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने रिलीज किया है, अनाउंस किया है। इसके फॉर्मेशन इंडेक्स फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ही हम लोग को देखने को मिलता है हर साल जुलाई में, ये रिलीज होता है। इंडेक्स के अंदर क्या चीज बताई जाती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब इसमें ये दिखाया जाता है इस रिपोर्ट में कि किन किन सेक्टर में किस तरीके की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली, सेक्टर वाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सेक्टर वाइज ग्रोथ की यहाँ पर बात की जाती है, जैसे कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, राइट, पोस्टल, पेंशन सेक्टर। तो इन सब चीजों के बारे में हमें देखने को मिलता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, राइट। तो ये चीज है। अब जब इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो गवर्नमेंट के साथ और सेक्टोरल यानी कि स्पेसिफिक ये जब सेक्टर्स हैं उनके रेगुलेटर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करके फिर डेटा जो है वो जारी किया जाता है। अब इसमें 0 से लेकर 100 की स्केल पर डेटा हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर 0 का मतलब है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, और 100 का मतलब है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि ग्रोथ आप इस तरीके से मानो कि 100 का मतलब है कि ग्रोथ हम लोग को अच्छी इन सेक्टर्स में देखने को मिल रही है, और 0 का मतलब है कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है इस सेक्टर के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। इसमें काफी सारे पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है, राइट, जांच करने के लिए, यूसेज के लिए, क्वालिटी के लिए, राइट। अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और बिना किसी बेस ईयर के साथ इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? बेस ईयर से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि जैसे हम, अगर मैं आपको उसको एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश करूं, तो हम लोग टारगेट करते हैं ना कि जैसे कि लेट से कि 30% हम लोग को जो है वो एयर पोल्यूशन में गिरावट जो है वो करनी है। किस लेवल से? तो 2005 के लेवल से, या 2010 के लेवल से, या 2011 के लेवल से। तो इस प्रकार के हम लोग को डेटा देखने को जो मिलता है, तो वही वाली बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें ऐसा कोई बेस ईयर नहीं रखा जाता, राइट, कि किसी के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा हो। तो ये वाली चीजें सिंपल सी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आपको इसमें यही ध्यान में रखनी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो कौन जारी करती है? तो आरबीआई। और हर साल जो है ये जारी होती है, और जनरल तौर पर हमें जुलाई में देखने को मिलता है कि इसको जारी किया जाता है, राइट। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक हम लोग को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक, इसका उद्घाटन किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा, न्यू दिल्ली के अंदर। ये जीन बैंक होते क्या? तो अब देखो गाइस, जैसे कि बैंक में पैसा डाला जाता है, तो आप कभी भी चाहें तो वो बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। तो जीन बैंक में क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है कि जीन्स, जेनेटिक्स जो है वो डाले जाएंगे, रखे जाएंगे स्टार्टिंग में, राइट। अब ये जीन्स रखने से फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि जैसे कि कल को कोई प्रजाति जो है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो,
अगर वो एक्सटेंड हो जाती, लुप्त हो जाती, तो आपके पास उनका जेनेटिक डेटा हो जिसके थ्रू आप, जिसका यूज करके साइंटिस्ट रिसर्चर जो है उस प्रजाति को दोबारा से रिवाइव कर सके, दोबारा से इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर ला सकें, राइट? क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रजाति जो होती है वो मतलब इसमें भी बन जाती है आजकल, तो मतलब कि आर्टिफिशियल तौर से साइंटिस्ट रिसर्चर बनाने की क्षमता रखते हैं, है ना? तो वो ये वही वाली चीज है ये, कि प्रजातियों के जो डीएनए है, जीन्स है, वो आप अपने पास रख लो, इस बैंक में स्टोर करके रख लो, और उसके बाद जब भी प्रजाति लुप्त होती है तब इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर कोई भी इशू आता है तो उसके ओरिजिनल जीन से जो है उसको ठीक किया जा सकता है। ये वाली चीज हम लोग को जेनेटिक बैंक देखने को मिल रही है। फार्मर्स और साइंटिस्ट जो कि काम करते हैं रेयर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, तो उनके लिए ये जेनेटिक बैंक जो है वो काफी यूजफुल होने वाला है, राइट? रिसर्चर्स या फिर फार्मर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये सैंपल्स को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं इस जीन बैंक से, और हेल्प कर सकते हैं रीबिल्ड पॉपुलेशन की, यानी कि उन रेयर प्लांट्स की वेराइटीज और एनिमल की ब्रीड्स की पॉपुलेशन को फिर से दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, जिससे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज के अंदर ही इंक्रीज की जा सके। और जीन बैंक जो है वो सेल्स प्रिजर्व करता है, ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व करता है, राइट? और इसी जो ये रखा जाता है उसी के साथ हम लोग को देखने को, आज की डेट में देखिए आप, क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को और भी दूसरे फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को, उनके सर्वाइवल को जो है वो काफी ज्यादा खतरा है। तो ये जो जीन बैंक है वो इस प्रकार से रिवाइव करने में, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन को हेल्पफुल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और फार्मर्स जो है वो बैंक डिपॉजिट, यानी फार्मर्स ने जो सेल्स और टिश्यू को स्टोर करके रखा है इन बैंकों में, तो उसको निकालकर वापस से जो है वो नए ट्रेड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको पता होगा, जैसे कि इवोल्यूशन की जो थ्योरी हम लोग को देखने को नहीं मिलती है, इवोल्यूशन की थ्योरी जो होती है कि, और आज की डेट में साइंटिस्ट रिसर्चर क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसके थ्रू भी हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग ट्रेड जो है वो उस पर रिसर्च करते हैं कि यार हम इसका क्रॉस जो है, यानी कि ये प्लांट का क्रॉस जो है वो दूसरे प्लांट से कराएंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आएगा, राइट? तो इसी प्रकार की चीज के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे, रेयर प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, एनिमल्स की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलेंगी, उनकी क्रॉसिंग करने में भी ये मददकारी होगा, अगर उसके जो सेल्स हैं या उसके जीन्स जो है वो अगर स्टोर्ड होंगे तो, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा ये टॉपिक है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और नेशनल जीन बैंक ये क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया था कि सीड्स जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो स्टोर किए जा सके, प्रिजर्व करके रखे जा सके, और कैपेसिटी जो है प्रिजर्व करने की वो 1 मिलियन जर्म प्लाज्मा की हम लोग को देखने को मिलती है। सीड्स के फॉर्म में इसको प्रिजर्व किया जाता है, बीजों के फॉर्म में, राइट? और ये अलग अलग क्रॉप ग्रुप्स जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, नार्कोटिक्स प्लांट्स, तो अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से क्रॉप को जो है वो रखने की इसकी क्षमता, कैपेसिटी है, राइट? और नेशनल जीन बैंक जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है आज की रेट में 4.52 लाख एसेशंस को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, और किसके 2.7 लाख इंडियन जर्म प्लाज्मा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एसेशन मतलब वही जेनेटिक जो वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सेल्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, और 2.7 लाख इंडियन जर्म प्लाज्मा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और बाकी जो है वो इंपोर्ट किए गए हैं दूसरी कंट्री से। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। और इसके अंदर ये जीन बैंक के अंदर 4 प्रकार के हम लोग को फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, जिसमें कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कंजर्वेशन जो है वो किया जा सके। इसमें किस प्रकार की फैसिलिटी, एक तो सीड जीन बैंक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें इस सीड्स को -18 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। एक है क्रायोजीन बैंक जिसमें -170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री तक जो है वो रखा जाता है। और इन विट्रो जीन बैंक हम लोग को देखने को मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस का, राइट? और एक फील्ड जीन बैंक हम लोग को देखने को मिलता है। बस बेसिक सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और इसकी नीड क्या है कि हमें सेल्फ रिलायंट जो है वो बनना है। ऑब्वियस सी बात है कि सरकार जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ग्रोथ के डायरेक्शन में काम कर रही है। अब कल को अगर, और आज की डेट के हिसाब से जैसे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं, स्पीसीज अगर एक्सटेंड होती है तो इट विल बी डिफिकल्ट इन फ्यूचर, राइट? इस प्रकार की स्पीसीज को रिवाइव वगैरह करना, तो और अगर जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे इन स्पीसीज के तो रिवाइव करना आसान हो जाएगा, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। अभी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर डेट नहीं याद होती, जैसे आईसीजे का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, मैंने अभी डेट को याद करने के लिए एक ट्रिक, देखो आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो चीजों को देखा करो।
आपका रिवीजन जो है ना, आप 4-5, अब आप मुझे खुद बताओ, जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो भी दिया था एग्जांपल के तौर पर, आपको पता है आपके पापा मम्मी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरी बिल्कुल ईयर के साथ आपको याद है। आपको पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, आपको पता है कि गांधी जी जो है वो इंडिया कब आए थे, राइट? आपको पता है बहुत सारी डेट्स के बारे में, आपको पता है, कैसे पता लगा? आप खुद सोचो, अपने दिमाग से पूछो कि कैसे याद किया तूने ये। आप तो 10-10 डिजिट के मोबाइल नंबर भी याद रखने की क्षमता रखते हो, है ना? आपको अपना मोबाइल नंबर तो एटलीस्ट याद होगा ही होगा, राइट? नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा, घर का एड्रेस याद होगा पूरा का पूरा, पिन कोड याद होगा पूरा का पूरा। कैसे याद हुआ? आपने मल्टीपल टाइम उसको देखा। यही चीज एग्जाम के लिए करनी है, मल्टीपल टाइम्स इसको करीब 4 से 5 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। आ- आरजी, कल आपने मुझसे इसमें मैसेज में पूछा था ना आपने मुझसे, देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप जैसे अगर कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाऊँ ना, तो उसके उस समय जो है वो आप चीजों को पूछा करें। अब होता क्या है कि अब ऑब्वियस ही बात है कि मैं भी काफी सारे लोगों के साथ जो है वो डील कर रहा हूँ, और दूसरी बात आपके लिए प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, मतलब कि ये बना रहा हूँ जैसे कि टॉपिक्स वगैरह। तो क्वाइट पॉसिबल कि आप अगर मुझसे कुछ ऐसी चीज पूछेंगे डिस्कस करने की, आप क्या किया करो, जो भी टॉपिक हुआ करे ना, क्योंकि जो जनरल डिस्कशन हो, वो आप जनरल डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ किया करो, राइट? या फिर एक ग्रुप के साथ आप जनरल डिस्कशन किया करो, जहां पर डिस्कशन कर सको आप, क्योंकि अपन ने पहले ग्रुप बनाया था बट उसमें फालतू एक्टिविटी ज्यादा होती थी तो वो हटा लिया। तो आपके होंगे कुछ लोग, कुछ दोस्त वगैरह होंगे जो इस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो उनके साथ डिस्कशन किया करो। नहीं तो फिर कई बार जो न्यूज आती है, डिबेट्स वगैरह आती है, उसको देखने की कोशिश किया करो जनरल डिस्कशन के लिए। तो होता क्या है कि जैसे कि आप अगर, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कई बार कि वो जनरल डिस्कशन वाले होते हैं कि ऐसा हो तो फिर कैसे करेंगे। अब ऐसा हो तो कैसे करेंगे, वो अभी के लिए आई डोंट थिंक कि उतना, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो तो आपको खुद को सेल्फ एनालिसिस करना है, राइट? जो चीज न्यूज में आएगी, जो चीज टॉपिक्स होंगी, जो कि फैक्चुअल डेटा होगा, और उसकी क्रिटिकल एनालिटिक्स मैं यहीं पर ही पूरी की पूरी करवा दूंगा। अब वो आपके अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखो। और क्या होता है इस प्रिपरेशन में, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा दिमाग हमसे बहुत सारे डाउट जो है वो अ, फालतू के डाउट ज्यादा उत्पन्न कर लेता है, फालतू के डाउट, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। जो चीज न्यूज में आई है उस पर स्टिक रहो, अपने टाइम को सिर्फ उसी चीज में यूटिलाइज करो जो चीज सामने दिख रही है। अब जो चीज सामने नहीं दिख रही उस पर खुद से, अब जैसे कि ये जीन बैंक है, इस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर ये जीन बैंक, लेट से कि ये जेनेटिक बैंक जो है अगर डिस्ट्रॉय होगा, अगर नहीं होते तो फिर क्या होता? बात समझ रहे हो आप मेरी? तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो, कोशिश करो कि फालतू के डाउट्स नहीं आने चाहिए। डाउट्स भी आए ना, मुझे कई बार देखता हूं ना मैं, और एक और चीज, अगर इन केस अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने आपका मैसेज देख लिया है, उस पर मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगा। अब आप खुद देखिए कि जितनी भी चीज, जैसे कि कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इसके बारे में, जो अभी इशू अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है, अब उससे रिलेटेड वेरियस चीजें आ सकती हैं कि क्यों कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही है, कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब आपके मेंस के सजेशन के लिए है कि आप मेंस में ये सब चीजें सजेशन डाल सकते हैं। मुझे जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे वो मैं कर चुका हूँ। उससे रिलेटेड और कुछ आएगी चीजें, जैसे कि अभी चल रहा है कि चाइना जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, इससे रिलेटेड कल भी एक आर्टिकल आया था, राइट? तो उससे रिलेटेड कुछ चीज आएंगी तो वो मैं आपके लिए पूरा माल जो है वो प्रिपेयर करके आपको यहाँ पर दे दूंगा। आपको उस माल को जो है वो ग्रैप्स करना है, और ग्रैप्स करने के बाद आपको अपने टाइम को सिर्फ अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करने में, इन सब चीजों में लगाना है। और कल को कुछ चीज आएगी तो मैं आपको आपके सामने रखूंगा ही ना पूरे के पूरे पॉइंट्स। ठीक है? और कुछ पूछना है? कोशिश करो यार अपने, मतलब जो डाउट्स हैं, डाउट्स अच्छे होते हैं, बट क्या होता है कई बार डाउट्स होते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आपको खुद ही को डिस्ट्रक्ट करेंगे, आपके टाइम को स्पेशली डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।